Hello students, in this video we will try to understand class 11th maths NCERT chapter 11 conics. Okay, and so first of all we have to see what is the meaning of conics or conic section. A conic section or conic is the locus of a point which moves in a plane so that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line. So what is the meaning of this statement? It is the locus of a point, or in other words we can say it is the set of points in a plane. ठीक है, ये लोकस है. आपको पता है कि लोकस क्या होता है? एक मूविंग पॉइंट जिस पाथ को ट्रेस करता है उसको हम बोलते हैं लोकस. ठीक है, तो ऐसा लोकस होता है एक मूविंग पॉइंट का जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और उसी मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जो रेशियो होता है इन दोनों डिस्टेंस का वह कांस्टेंट होता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो क्या यह कोनिक्स होगा? यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि जैसे हम इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लें और मान लो फिक्स्ड पॉइंट हमारा यह है बी, तो यह डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन एल है और यह डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. आपको पता है, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, मान लीजिए यह P1 था और यह परपेंडिकुलर P1 से इस लाइन पे M1 है, तो इसका मतलब यह हो गया कि P1B अपॉन P1 M1 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है. ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है P2, तो P2 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए. अब मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर P2 से इस लाइन L पे यह M2 है, तो P2B अपॉन P2M2 इज इक्वल टू, इसी तरह मान लो यहाँ कोई पॉइंट P3 है, तो ए, इसको मान लीजिए P3 और यह M3 है. P3B अपॉन P3M3 एक कांस्टेंट है, ये सेम है. अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे कि ये कोनिक्स है, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे इक्वल है, अगर ऐसा है तो ये कोनिक हो गया. P1B, P2B, P3B ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. कौन सी कंडीशन? कि उन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट बी से जो है और उन्हीं सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन एल से जो है, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट हो, तब तो कोनिक्स है. ठीक है, अब यहाँ देखिए डिस्टेंस में इसको हम लोग बोलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी. ठीक है, या इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, इसेंट्रिसिटी. ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी यहाँ लिखा है ना, द कांस्टेंट रेशियो इज इसेंट्रिसिटी ई. ठीक है, तो अब रेशियो आपको पता है कि रेशियो के लिए 3 कंडीशन हो सकती है. या तो यह ई हमारा लेस देन 1 होगा, या ई
इक्वल टू 1 होगा या ई ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि रेशियो है, रेशियो या तो लेस देन 1 या इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा हुआ तो इलिप्स, अगर ऐसा हुआ तो पैराबोला, पैराबोला, और अगर ऐसा हुआ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन, तो हमको 3 ऐसे शेप मिलेंगे। इलिप्स अगर लेस देन इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, यानी यह रेशियो अगर 1 से छोटा हो गया, अगर वो इक्वल टू 1 है तब पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। ठीक, अब जैसे देखिए इलिप्स के लिए, तो इलिप्स में क्या हो रहा है, इलिप्स में यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए और इस पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है और इसी पॉइंट का, मान लो यह P था, इस फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है, इसका रेशियो यह हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि यह एलिप्स है, इसलिए PS और यहाँ मान लो PM है, तो PS अपॉन PM इज लेस देन 1, क्योंकि PS अपॉन PM ही E होगा। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, तो एलिप्स हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि अगर यह पैराबोला है तो P1B यह सब इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका मतलब P1B इज इक्वल टू P1M1, P1B इज इक्वल टू P1M1, P2B इज इक्वल टू P2M2, पैराबोला होने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब इनमें कोनिक से रिलेटेड कुछ टर्म है। देखिए, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस, इस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ये यहाँ पे B है, यहाँ S है, S डैश है, तो ये फोकस हो गया। अब फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ये स्ट्रेट लाइन फिक्स है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, यही L ही डायरेक्ट्रिक्स है। और ये कांस्टेंट रेशियो, यह जो रेशियो था, या PS अपॉन PM, PS अपॉन PM, यह जो है इसको इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। ये सब इसेंट्रिसिटी है, क्योंकि यही कांस्टेंट रेशियो है। और द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस, यानी फोकस से लाइन पास करे और इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, तो फोकस यहाँ है और यह डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हो, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है इसके परपेंडिकुलर, इसके L के परपेंडिकुलर ये लाइन, और फोकस से पास करे, क्योंकि L के परपेंडिकुलर तो ये सब बहुत सारे हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट से 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ पे फोकस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस, यानी ये लाइन फोकस से डायरेक्ट्रिक्स को मिलाने वाली लाइन, वही हमारी एक्सिस हो जाएगी। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विथ इट्स एक्सिस, ये हमारा कोनिक है, तो यह कोनिक हमारा इस एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे ये एक्सिस है ये, और यह कोनिक्स है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कट किया तो इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यहाँ पे देखिए A हो गया, A इज द वर्टेक्स, क्लियर। तो L इज द फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, B इज द फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड B इज द फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड A इज वर्टेक्स।
तो ये टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक आपके एनसीईआरटी के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक हम तब लिख पाएंगे जब हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता हो। फोकस पता होने का मतलब क्या? फोकस एक पॉइंट है, तो पॉइंट पता होने का मतलब क्या हुआ कि आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हैं, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट मालूम है। और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, तो लाइन पता होने का मतलब कि लाइन का इक्वेशन पता है। तो अगर मान लीजिए फोकस P, Q है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0 है, तब ऐसे हम कोनिक का इक्वेशन क्या होगा? तो इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा यह, यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और इधर x माइनस पी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर Lx प्लस My प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर इस फॉर्म का आएगा इक्वेशन, यानी x में भी क्वाड्रेटिक और y में भी क्वाड्रेटिक एक साथ दो इक्वेशन मिलेंगे। तो इनको कंबाइन करने पर हमको जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कोनिक्स में 11.2 जो आपका है पहला एक्सरसाइज वह है पैराबोला, क्योंकि 11.1 तो आपका सर्कल था और 11.2 में पैराबोला है। तो पैराबोला क्या होगा? अगर उसी डिफिनीशन को आप फॉलो करिए, क्योंकि उसके लिए एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 था, और एसेंट्रिसिटी क्या होता है? रेशियो होता है किसका? दो डिस्टेंसेस का। इसमें पहला डिस्टेंस जो होगा वह उस पैराबोला के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट से फोकस के बीच की डिस्टेंस, और जो दूसरा डिस्टेंस होगा वह पैराबोला के ऊपर लाई करने वाली लाइन से फिक्स्ड लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, और वह 1 अगर है तो यानी दोनों आपस में डिस्टेंस इक्वल हो गए। तो उसी चीज़ को देखिए वर्ड्स में लिखा गया और कुछ भी नहीं है। पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point, and this fixed point in the conics is known as focus, is equal to its distance। तो कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स, तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो मूव कर रहा है एक प्लेन में, जिसकी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट फोकस से इक्वल है किसके? कि उसी पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से जो होगी तो इक्वल है। या इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन L एंड अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन L इन द प्लेन। मतलब पैराबोला ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन इनका कलेक्शन है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इक्विडिस्टेंट, ये सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। किसके इक्वल डिस्टेंस पे हैं? फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, ये इससे फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन L एंड अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन L। ये अगर हमारा लाइन L है तो इसके ऊपर पॉइंट ना पड़े। अब फिक्स्ड पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इसके ऊपर ना पड़े और कहीं भी हो। तो यानी फिक्स्ड पॉइंट अगर हम इसको मान लिए और ये पॉइंट P है तो PF इज इक्वल टू PL, ये हो गया। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस PF इज इक्वल टू P, यहाँ से L नहीं, इसको M मान लीजिए, PM। M इज लाइंग ऑन लाइन L। ठीक है, तो फिक्स्ड लाइन L को ही डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स्ड पॉइंट F को फोकस, ये हम कहते हैं। ठीक है, और लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स ए इज नोन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की एक्सिस है। क्या होती है एक्सिस? कि इस फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4। ठीक है, तो आप पैराबोला की डिफिनीशन अप्लाई कर दीजिए, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये एक्स वाई कोई रैंडम पॉइंट है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या बोलता है कि इस मूविंग पॉइंट का या पैराबोला के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो एक फिक्स पॉइंट एट एस से है, वही इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन x + y = 4 से है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कर दिया गया है। तो बाय डिफिनीशन क्या होगा, SP = PM, क्योंकि यही तो होगा, SP/PM ही तो इसेंट्रिसिटी था जो कि 1 आ रहा था, इसीलिए SP = PM। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे फाइंड करते हैं इसको समझिए। इसको हो जाएगा SP² = PM²। क्यों हम स्क्वायर कर रहे हैं, द ओनली पर्पज इज दैट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन एंड एक्सप्रेशन, उसके लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में आएगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस को भी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा, तो उसी से बचने के लिए स्क्वायर कर दिया गया। क्योंकि अगर SP = PM तो इनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अब SP क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, x1 - x2 या x2 - x1। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट मान लें और इसको सेकेंड, तो नहीं, फर्स्ट पॉइंट नहीं, इसमें किसी को भी ले सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करना हो जाएगा। इसको सेकेंड मान लें और इसको फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी x - -3। तो x - -3 क्या होगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस, और इसी पॉइंट से इस फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस। तो क्या होता है आपको पता है इसमें कि कोई पॉइंट P अगर H, K है और एक कोई लाइन है AX + BY + C = 0, ये एक लाइन है। तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको इसका एक्सप्रेशन पता है। अब मान लो यहाँ पे है PM, तो PM क्या होगा, यह हो जाएगा AH + BK AH, x की जगह H आ गया और y की जगह K, तो AH + BK + C होल अपॉन √A² + B²। ये स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आपको बताया गया है। अब बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हुए हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो मॉड लगा दिया जाता है। तो यहाँ से हो गया x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट आता, लेकिन स्क्वायर लग गया तो स्क्वायर रूट घट गया। और PM क्या होगा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, यह = AXY में ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + y - 4 अपॉन √1² + 1²। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट, इसका इक्वेशन था ना x + y, तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट नहीं आएगा, ये अंडर रूट पूरा एक साथ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ मॉड का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा इस पूरे का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फाइनली, x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर = x + y - 4 होल स्क्वायर अपॉन √2। √2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 2 आ जाएगा।
अब ये बिल्कुल 6 क्लास अलजेब्रा हो गया। इस ब्रैकेट को ओपन करिए, इसको ओपन करिए, इसको ओपन करिए, स्क्वायर करके 2 बार, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें लगता है इतना ही है। इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, पैराबोला की डिफिनीशन अप्लाई करके। ये मूविंग पॉइंट था, यहाँ से पी एस जो होगा वही पी एम। अब आपको यहाँ बता दिया गया, स्ट्रेट लाइन में भी बताया गया है कि कैसे इस पॉइंट पी से एम की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। उसके लिए वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि इक्वेशन में 4 RHS में लिखा है, तो हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो -4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ -4 आया है। ठीक है।